हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। लेकर के आए नई वीडियो जो कि आपकी ट्वेल्थ क्लास वाले चैप्टर से चल रही है। ट्वेल्थ क्लास में हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन वाला अध्याय चल रहा है, जिसमें हम पहुंच गए हैं पार्ट नंबर 9 इस सीरीज़ के, इस चैप्टर के। और आज हम पढ़ेंगे जो दोहरा निषेचन है वो कैसे होता है, क्योंकि आवर्तबीजी पौधों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब ये उनका एक विशेष प्रकार का कैरेक्टर होता है कि इनमें आवर्तबीजी पौधों में आपका जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, निषेचन होता है, वो दोहरा होता है। जबकि इससे पहले आपको ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा अनावर्तबीजी में या फिर टेरिडोफाइटा में या फिर किसी और में। तो ये खास टॉपिक है। इसके बाद हम इसी वीडियो में देखेंगे कि भैया किस प्रकार से जो आपकी भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष एंडोस्पर्म, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। अच्छे से नीट लेवल का हम पढ़ेंगे। ध्यान रखना, नीट में वही आएगा जो हम बोलेंगे। आप इस बात को दिमाग में बैठा लेना। रोज़ हमारी वीडियो आती रहेंगी लगातार, ट्वेल्थ क्लास की भी आती रहती हैं, साथ साथ आपको 11th क्लास भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के आप ढूंढ सकते हैं, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। तो भैया देखो, एक तो हमने बनाया चैनल अभी अभी, और हम कर रहे हैं थोड़ी सी मेहनत। बाकी के काम भी रहते हैं दिन भर, तो आप लोगों के लिए एक अलग से टाइम निकाल करके मेहनत कर रहा हूँ। तो आपकी बहुत ज़्यादा कृपा होगी कि भैया को सपोर्ट कर दोगे तो भैया आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है ना। क्वेश्चन भी कराऊंगा, बहुत सारी चीज़ें कराऊंगा, मतलब पूरी तैयारी कराऊंगा। बस एक बार ज़रा सपोर्ट कर दो यार, तो हमें थोड़ी हिम्मत मिलेगी आपके सब्सक्राइब करने से, या फिर जो भी लाइक करने से, कमेंट करने से। कुछ भी करोगे तो एटलीस्ट सपोर्ट कर दो थोड़ा सा ना, ताकि आदमी को हिम्मत आए काम करने की। तो चलिए तो शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं वीडियो को। यहाँ लिखा है भैया दोहरा निषेचन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत खास बात है। होता क्या है दोहरा निषेचन, ये अभी जान लेते हैं पहले। देखो, इसको इंग्लिश में कहते हैं अपने डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। तो भैया डबल फर्टिलाइजेशन, सबसे पहली बात, सवाल नंबर 1 जो आपके नीट के पेपर में पूछा जाता है कि भाई बताओ, डबल फर्टिलाइजेशन जो द्विनिषेचन जो होता है वो किसने खोजा था। सवाल नंबर 1, डबल फर्टिलाइजेशन किसने खोजा था। तो आप ध्यान रखोगे, यह डबल फर्टिलाइजेशन नवाशीन नाम के साइंटिस्ट ने, नवाशीन नाम के साइंटिस्ट ने लिलियम एंड, पेन थोड़ा गंदा है, अच्छा ले लेते हैं, लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया नाम के पौधे में ढूंढा था। नवाशीन ने लिलियम और फ्रिटिलेरिया नाम के पौधे में इस दोहरे निषेचन का पता लगाया था। ये सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है आपके पेपर में। ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में समझा देता हूँ, फिर हम आगे पढ़ते हैं क्या होता है। देखिए, यही हम समझ लेते हैं। ऐसा है कि जब आपका, ये तो आपको पता ही है कि आपके जो बीजांड होता है उसके अंदर आपकी भ्रूण कोश होती है। और मान लीजिए हम बना देते हैं एक बीजांड, ये हमारा एक बीजांड है जो कि आपका प्रति एनाट्रोपस बीजांड है, आपको पता ही होगा ये बात ना। तो भैया इस बीजांड के अंदर ये आपकी थी भ्रूण कोश। भ्रूण कोश के अंदर आपको पता है मेन चीज़ क्या होती है, यहाँ पर एग होता है। ठीक है। और 2 सिनर्जिड कोशिकाएं होती हैं, सहायक कोशिकाएं यहाँ पर 2 पाई जाती हैं, और एक अंड होता है, एग होता है ये। और सेंटर पे आपके यहाँ पर मिलते हैं 2 ध्रुवीय केंद्रक, और इधर मिलती हैं 3 प्रतिमुख कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स ये। ठीक है। अब भाई होता ये है कि जो ट्यूब आती है ना बाहर से, पराग नलिका आएगी यहाँ पे, और पराग नलिका के अंदर आपके क्या होते हैं, 2 नर युग्मक होते हैं। ये पराग नलिका है, इसके अंदर आपके 2 नर युग्मक होते हैं, ये हमें पता है। ठीक है। अब ये एक सिनर्जिड को तोड़ती हुई अंदर घुसती है। ध्यान रखना, निषेचन से पूर्व आपके जो 2 ये ध्रुवीय केंद्रक हैं ना, ये वाले, ये जो 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं, आपको पता है ये दोनों के दोनों अगुणित हैं। ये दोनों के दोनों कैसे हैं, अगुणित ध्रुवीय केंद्रक हैं। अभी तो ये दोनों एन एन हैं, हैप्लॉइड हैं, अगुणित ध्रुवीय केंद्रक। तो भैया निषेचन से पूर्व होता बाबू ये है मेरे बच्चों, ये दोनों ना निषेचन से पूर्व एक हो जाते हैं, दोनों संलयित हो जाते हैं, दोनों जुड़ जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखना, जुड़ करके दोनों के दोनों उस टाइम पर आपके, जिन्हें हम अगुणित ध्रुवीय केंद्रक कह रहे थे, वो आपके यहाँ पर द्वितीयक केंद्रक बनाएंगे, द्वितीयक केंद्रक। तो ये सवाल है,
निषेचन पूर्व ये घटना होती है, बस जस्ट जैसे समझो जैसे निषेचन के बिल्कुल एकदम पहले की बात है ये। तो उस टाइम पर ये दोनों के दोनों जुड़कर द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं, जिसे आप सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हो, और ये बेटा द्विगुणित होता है। ठीक है जी, चलो इतनी बात तो सही है। अब आपका बाबू होगा ये कि आपका जो एक नरयुग्म, देखो दो नरयुग्मक हैं इसके अंदर, एक नरयुग्मक तो आपका वन मेल गैमिट, मैं कोशिश करूँ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊँ क्योंकि आप अंग्रेजी में पीछे ना रह जाना, ठीक है। एक मेल गैमिट यानी एक नरयुग्मक जो होता है आपका, वो आपका एग के साथ जुड़ता है, अंड के साथ जुड़ता है। ये भी अगुणित है भाई, ये भी अगुणित है भाई, दोनों अगुणित जुड़ करके एक द्विगुणित कोशिका बनाते हैं, जिसे कहते हैं युग्मनज, युग्मनज या फिर जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट। तो एक निषेचन तो आपका ये हुआ, ठीक है। इस निषेचन को, इस प्रकार से जो निषेचन होता है यह है आपका संयुग्मन कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुग्मन। और संयुग्मन को इंग्लिश में कहते हैं सिनगैमी। ठीक है जी। दूसरा आपका क्या होगा, एक और नरयुग्मक था हमारा, फिर दूसरे वाला नरयुग्मक आएगा वन मेल गैमेट, ये आएगा, ये आपका जुड़ेगा द्वितीयक केंद्रक के साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस। द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक कैसा था? द्विगुणित था। मेल गैमेट कैसा है? अगुणित है। अगुणित मेल गैमेट और द्वितीयक केंद्रक दोनों जुड़ करके एक त्रिगुणित संरचना बना लेंगे भाई, त्रिगुणित केंद्रक बना लेंगे। ये बन गया हमारा त्रिगुणित केंद्रक, जिसको अपने कहते हैं इंग्लिश में ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। आई समझ में बात? फिर भाई क्या होगा, देखो त्रिगुणित केंद्रक तो कोशिका के बीच में बनेगा। तो अब ऐसा हो गया भाई, मान लो ये हमारी, हम तो भ्रूणकोश दिखा रहे हैं अभी, मान लो ये हमारी भ्रूणकोश है, ठीक है। इस भ्रूणकोश के अंदर यहाँ तो बन जाएगा आपका जाइगोट, नीचे द्विगुणित होगा जो कि, और जो सेंटर पे होगा ये बड़ी सेल, जो सेंटर वाली सेल होगी, ये आपकी इसके अंदर बन जाएगा एक केंद्रक जो कि आपका त्रिगुणित हो जाएगा, 3n। त्रिगुणित वाले को भाई कहते हैं हम प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं इसको, या बाबू कहते हैं इंग्लिश में इसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये त्रिगुणित होता है और जिस कोशिका में रखा रहता है उस कोशिका को कहते हैं भ्रूणपोष कोशिका। आई समझ में बात? क्योंकि यहाँ 3 केंद्रक एक साथ जुड़े हैं इसमें, इसलिए इस घटना को कहते हैं त्रिसमेकन। त्रिसमेकन यानी बेटा ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। तो भाई यहाँ पर दोहरे निषेचन में 2 घटनाएं होती हैं, एक तो होता है संयुग्मन और एक घटना होती है त्रिसमेकन। ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी दोनों को अगर एक साथ जोड़ दोगे तो बन जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखना, जो आपका त्रिगुणित केंद्रक है ये आपका भ्रूणपोष का केंद्रक है, और जो आपका द्विगुणित है वो जाइगोट है, युग्मनज है। जाइगोट भविष्य में आपका भ्रूण का विकास करेगा, जाइगोट से भविष्य में भ्रूण बनेगा, और भ्रूणपोष कोशिका से आपकी भविष्य में भ्रूणपोष बनेगी। ठीक है, तो ये आपका द्विनिषेचन है। बहुत आसान टॉपिक है, ध्यान से एक बार इसको थ्योरी पढ़ते हैं फिर आगे चलेंगे। यहाँ लिखा है एक सहायक कोशिका में, ये बहुत ज़रूरी बात लिखी है कि आपका जो पराग नलिका आती है ना, वो पराग नलिका सहायक कोशिका को तोड़ती हुई जाती है। ये ऐसा नीट में ऐसा कर करके पूछते हैं आपसे, ध्यान रखना। एक सहायक कोशिका को तोड़ेगी, ये क्वेश्चन है, उसके बाद अंदर घुसेगी। फिर लिखा है कि जीव द्रव्य में 2 नरयुग्मक अवमुक्त करते हैं। सवाल देखो कितना कड़ा है, सवाल है कि कहाँ मुक्त करती है ये केंद्रक।
मतलब जो इसके अंदर दो नर युग्मक होते हैं, तो आपको ध्यान रखना वो नर युग्मक ये सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में छोड़ेगी। आप उसे भ्रूण उसमें ना कह देना जो आपकी एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर न कह देना भ्रूण कोश में छोड़ेगी, सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में। ये आपको ऑप्शन में चुनना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल ये है, ध्यान रखना इसको। फिर लिखा है इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की गति करता है और उसके साथ जुड़ता है, जिसे युग्मक संलयन कहते हैं। मतलब दो युग्मक आपके मतलब मेल गैमेट और आपका अंड जो है वो जुड़ जाएंगे और जाइगोट बनेगा। यहाँ लिखा है पूर्ण होता है, जिसके परिणाम में द्विगुणित कोशिका बनती है, जिसे आप युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। फिर लिखा है दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में स्थित दो ध्रुवीय न्यूक्लियाई केंद्रक की ओर गति करता है। देखो यहाँ आपकी किताब ने ये नहीं बताया कि वो जो दो ध्रुवीय केंद्रक थे ना, वो निषेचन पूर्व जुड़ करके डिप्लॉयड हो जाते हैं, द्विगुणित हो जाते हैं, अगुणित नहीं रहते। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। वो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो मैंने बताया वो बना लेते हैं। फिर लिखा है कि उनसे संललित होकर के त्रिगुणित प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाते हैं। सवाल ये आता है बहुत ज़्यादा, बाबू प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कितने गुणित होता है? त्रिगुणित होता है। सवाल इसका जो टफ बनता है वो ये बनता है, एक पौधे की कोशिका में, एक पौधे की जड़ों में गुणसूत्रों की संख्या इतनी है, बताइए उसकी भ्रूणपोष में कितनी होगी? तो ये बेटे ध्यान रखना होता है, जड़ों में द्विगुणित होती हैं कोशिकाएं और भ्रूणपोष में जो कोशिकाएं होती हैं वो आपकी कैसी होती हैं? त्रिगुणित होती हैं। इसके पलट में आप ध्यान रखोगे जो अनावर्त बीजी पौधे होते हैं ना भाई, अनावर्त बीजी पौधे होते हैं, अनावर्त बीजी पौधों में जो कि जिम्नोस्पर्म जिन्हें कहते हैं, वहाँ पर आपकी भ्रूणपोष जो है वो अगुणित होती है। मैं लिख देता हूँ, ये बात आप यहाँ से नोट कर लेना। अगुणित भ्रूणपोष होगी कहाँ? अनावर्त बीजी पौधों में। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। तो ये आवर्त बीजी की चल रही है यहाँ पे। जैसा कि इसके अंतर्गत तीन अगुणित केंद्रक सम्मिलित होते हैं तो इसे त्रिसंलयन कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं इसे, ट्रिपल फ्यूजन। एंड चूँकि एक भ्रूणपुटी भ्रूणकोश में दो प्रकार के संलयन होते हैं, इसलिए इसे दोहरा निषेचन कहा जाता है, जो कि पुष्पी पादपों के लिए एक अनूठी घटना है। ये पूछते हैं पुष्पी पादपों में अनूठी घटना कौन सी है? ये है त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका बन जाती है। तो जो आपकी केंद्र सेंटर वाली सेल थी ना बड़े वाली, जिसके अंदर आपके दो ध्रुवीय केंद्रक पड़े हुए थे, फिर वो आपकी प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका बन जाएगी और बाद में वो भ्रूणपोष के रूप में विकसित होने लगती है। और जो जाइगोट है वो भैया आपका भ्रूण बनाने लगेगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम ये देखेंगे, पहले हम ध्यान रखना, पहले हम भ्रूणपोष का विकास देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे भ्रूण का विकास। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाबू पहले भ्रूणपोष ही विकास करती है, तब उसके बाद में जा कर के भ्रूण का विकास होता है। ये स्टेटमेंट है, आपको इसको सही करना होता है पेपर में, कि पहले भ्रूणपोष का विकास होता है फिर बाद में भ्रूण का विकास होता है, जिससे ये सुनिश्चित हो जाए कि भैया ऐसा है आपका भ्रूण अब विकास कर लेगा, क्योंकि उसको खाने के लिए बन गया है भ्रूणपोष। तो एक बार समझ लेते हैं पहले क्या लिखा है आगे। ये डायग्राम जो है इसको मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि ये भ्रूण का विकास है। तो यहाँ लिखा है निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन के बाद में होने वाली घटनाएं कौन सी हैं? तो उनमें से भैया सबसे पहली घटना जो है वो ये है। बाकी देखो ध्यान रखना, निषेचन के बाद बाकी चीज़ें जैसे कि वो आपके जो दल होते हैं, बाह्य दल, सेपल, पेटल, ये सब गिरने लगते हैं। बाकी वर्तिका इनका काम खत्म हो जाता है, ठीक है जी। और अब जो है वो भ्रूणपोष बनेगी और उसके अंदर भ्रूण बनेगा और फिर वो जो बीजांड है वो आपका बीज के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो एक बार पढ़ो यहाँ क्या लिखा है। ऊपर वर्णित किए गए दोहरे निषेचन के अनुपालन या अनुहरण में भ्रूणपोष एवं भ्रूण के विकास की अगली घटनाक्रम में बीजांड के परिपक्व होकर बीज में बदलने, ध्यान से क्या है, बीजांड आपका परिपक्व होकर बीज में बदलेगा और अंडाशय को फल में रूप में विकसित होने की सभी घटनाओं को सामूहिक रूप से निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है कि जब बीजांड बीज बन रहा होता है ना, तभी साथ साथ आपकी जो वो होती है अंडाशय जो होता है आपका, वो आपकी फल बन रही होती है। ऐसा नहीं होता पहले बीज बनेगा फिर फल बनेगा, तभी साथ साथ दोनों चीज़ें जो हैं वो आपकी एक साथ चल रही होती हैं। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है भाई।
अब हम अगले पेज पर देखते हैं भ्रूणपोष का विकास। पहले आप भ्रूणपोष का विकास समझोगे। देखिए ऐसा है, यहाँ आपको केवल एक प्रकार का भ्रूणपोष का विकास समझाया गया है। मैं आपको 3 तरह का बताऊंगा, क्योंकि नीट में पेपर में आ जाता है बाहर से थोड़ा थोड़ा। तो क्योंकि हम तो नीट की तैयारी कर रहे हैं तो भैया हमें बाहर वाली चीज़ें थोड़ी थोड़ी जाननी पड़ेंगी। 90 क्वेश्चन में से नीट में आपके ध्यान रखना 85 एनसीईआरटी से आएंगे, हम ऐसा मानकर चलते हैं। पर 5 क्वेश्चन बाहर से आ जाते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा बाहर से पढ़ना होता है, क्योंकि हमें टॉप को भी करना होता है ना, ये बात आप ध्यान रखना। तो यहाँ हेडिंग डला हुआ है भ्रूणपोष। क्या डला है? भ्रूणपोष। लिखा है भ्रूणपोष का विकास भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है। भ्रूणपोष का विकास भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है। ध्यान रखना क्यों, ये सवाल हिंदी में सही से लिखा नहीं है। इसका मतलब ये लिखा गया है यहाँ पर कि पहले भ्रूणपोष बनती है फिर भ्रूण बनता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यार ऐसा है क्योंकि उसको कुछ खाने को मिल जाएगा ना। मान लो भ्रूण पहले ही बन जाए तो उसको खाने को क्या मिलेगा? तो पहले भ्रूणपोष बनेगी, इसके बाद आपका भ्रूण बनेगा। तो पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ तीनों तरह का, फिर हम इसको जो यहाँ लिखी गई है थ्योरी इसको पढ़ लेंगे। इसके लिए हमारे पास जगह जो है वो यहाँ है ऊपर, थोड़ी थोड़ी यहाँ समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ऐसा है भाई मेरे कि ना आपका जो शुरू से शुरू करते हैं। मान लीजिए बीजांड से ही आप समझोगे, ध्यान रखना यार, है ना, बीजांड से ही चीज़ों को पकड़ना है। ये आपका बीजांड है, छोटा सा बना लेते हैं समझने के लिए। ये मान लीजिए आपका बीजांड है। इस बीजांड में मेन बात क्या है, ये इसके बीजांड की कवर है, ठीक है, ये इसका मुख है और ये इसकी फ्यूनिकल है। भाई इसके अंदर ना ये आपकी मान लो भ्रूणपोष थी, है ना, भ्रूणकोश था, सॉरी एम्ब्रियो सैक था। अब इसके अंदर देखो यहाँ पर मान लो ये आपका यहाँ पर है प्राथमिक केंद्रक जो कि भ्रूणपोष बनाएगा, और जाइगोट है आपका नीचे यहाँ पर। आप बिल्कुल दिमाग में रखेंगे कुछ चीज़ों को। जाइगोट, ध्यान से, जाइगोट आपका प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के ऊपर होता है। बाबू ये गलती आपसे हो जाती है पेपर में, ये जाइगोट ना ये ऊपर है। क्यों है ये ऊपर? क्योंकि ये मुख है ना, ये बीजांड की टिप होती है और ये आधार होता है बीजांड का, चलेजा। तो चलेजा बीजांड का आधार है। ध्यान रखना ये जो है, जो आपका जाइगोट है ना, ये आपका टिप है। ये इंपॉर्टेंट बात है। मतलब जाइगोट आपका ऊपर होता है, किससे? प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक से, भ्रूणपोष केंद्रक से। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब हम कहते हैं इसके अंदर ना जो कुछ सेंटर वाली कोशिका थी जिसमें कि आपका भ्रूणपोष केंद्रक पड़ा हुआ है, इसमें विभाजन होना शुरू होगा। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं बात को। देखो ऐसा है, हम सबसे पहला पढ़ रहे हैं नंबर एक तरीका है इसका, केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष। तो भाई केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या होती है? इसे कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब भाई न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है भाई? तो भाई न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ये होता है बेटा, पहले जो कोशिका है, मान लो ये आपकी भ्रूणपोष कोशिका है और ये इसका केंद्रक है बेटा। पहले ये थोड़ी आकार में बढ़ेगी, पहले ये अपना थोड़ा सा आकार बढ़ा लेगी और इसके अंदर आपके लगातार, ध्यान से सुनना, लगातार इसके अंदर केंद्रक विभाजन होगा। कोशिका विभाजन नहीं होगा, केवल केंद्रक विभाजन होगा। और सेंटर पे इसके बड़ी सी वैक्यूल रिक्तिका बन जाएगी ये, और केंद्रक जो है आपके बहुत सारे ये केंद्रक विभाजित हो जाएंगे। दुनिया भर के केंद्रक, सारे केंद्रक त्रिगुणित हैं, सूत्री विभाजन चल रहा है और बहुत सारे केंद्रक इसके अंदर बन जाएंगे जी, सूत्री विभाजन से बन गए। फिर सेंटर में एक बड़ी सी रिक्तिका बन जाती है और एक ऐसी संरचना बन जाएगी जी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये जो आपके केंद्रक हैं, रिक्तिका बाद में समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे बेटा ये होगा कि ये केंद्रक अपने चारों ओर कोशिका भित्ति बनाना शुरू कर देंगे। मतलब बाद में ये सारे केंद्रक ना कोशिका बनना शुरू हो जाएंगे, ऐसे ये ऐसे कोशिका बन जाएंगे। शुरुआत में ये आपके कैसे रहेंगे?
कोशिका द्रव्य तो ऐसे ही पड़ा रहेगा और उसी सारे कोशिका द्रव्य में दुनिया भर के में बहुत सारे केंद्रक पड़े रहेंगे। बाद में ये सारे जो हैं बेटे एक एक कोशिका, सारे केंद्रक एक एक कोशिका बनाना शुरू करते हैं। उस टाइम पर ये आपकी भ्रूणपोष कोशिकीय हो जाएगी, कोशिकीय हो जाएगी। लेकिन शुरुआत में ये कैसी थी? केंद्रकीय थी। तो जो आप नारियल का पानी पीते हो ना, नारियल का पानी ये स्टेज है। नारियल का जो पानी होता है वो केंद्रकीय होता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष है। और जो आपकी सफ़ेद वाला पार्ट आप खाते हो वो आपका कोशिकीय भ्रूणपोष है। तो ये आपका केंद्रकीय भ्रूणपोष जो है वो है डेवलपमेंट। सवाल अगर आपके पेपर में आता है कैप्सेला टाइप का भ्रूणपोष का विकास बताइए, तो बेटा ध्यान रखना कैप्सेला टाइप में यही आता है। कैप्सेला टाइप एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मान रखा, तो उसमें आपका कैप्सेला टाइप में फिर यही आएगा, केंद्रकीय भ्रूणपोष वाला। तो एक तरीका तो ये है, ये ध्यान रखना। ज़्यादातर ये पॉलीपेटैली में पाया जाता है, ठीक है, पॉलीपेटैली वर्ग होता है उसमें मिलता है। ये आपके पेपर में आएगा नहीं क्योंकि ये थोड़ा हायर लेवल की बात है। दूसरा तरीका जो है वो आपका है कोशिकीय भ्रूणपोष। दूसरा तरीका क्या है? कोशिकीय भ्रूणपोष, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है भाई, या फिर हिंदी में कहते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। ठीक है भाई। ये इसमें बाबू ये होता है कि जैसे मान लो ये आपकी कोशिका थी जिसके अंदर आपका भ्रूणपोष कोशिका है, इसके अंदर केंद्रक है, तो यार इसमें अगर पहला विभाजन भी होगा ना तो वो ऐसा नहीं होएगा, पूरा विभाजन होगा, मतलब दो कोशिकाएं बनेंगी। ये ध्यान रखना, एक विभाजन हुआ सूत्री, और ऐसा नहीं होने का कि केंद्रक अलग पड़ा है। हमेशा सूत्री विभाजन में केंद्रक का विभाजन भी होगा और उसके बाद तुरंत ही आपका कोशिका विभाजन भी होगा साथ ही साथ। ये ध्यान रखना, केंद्रक विभाजन और साथ ही साथ कोशिका विभाजन दोनों होंगे। तो इसमें लगातार ये विभाजन चलते रहते हैं, मतलब ये सीधा शुरू से ही कोशिकीय बनती है। ये शुरू से ही आपकी कैसी बनेगी? कोशिकीय बनेगी। तो ये आपकी कोशिकीय भ्रूणपोष कहलाती है। ठीक है, ये ज़्यादातर आपको गैमोपेटैली वर्ग में मिलती है, जहाँ पेटल जुड़े रहते हैं वहाँ पर गैमोपेटैली वर्ग जो होता है उसमें पाई जाती है ये। ठीक है, तो ये एक सेलुलर है जो आपके किताब में नहीं बताई गई है। और एक तीसरी तरह की जो सबसे खास है वो यहाँ नहीं, मतलब उसका तो जिक्र भी नहीं है, उसको कहते हैं नंबर 3 को हेलोबियल एंडोस्पर्म। इंग्लिश हिंदी में एक ही नाम है, हेलोबियल एंडोस्पर्म या फिर हेलोबियल भ्रूणपोष। तो इसमें थोड़ा सा खास है भाई, ध्यान रखना। एक तो ये आपकी एक बीजपत्री पौधों के एक ऑर्डर होता है उसमें पाई जाती है, उस ऑर्डर का नाम है हेलोबियल्स। हेलोबियल्स ऑर्डर में मिलती है। इसमें कैसे होता है? मान ले बेटा ये एक पहली कोशिका है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोशिका में केंद्रक पड़ा, ठीक है जी। ये आपके इसके अंदर पहला विभाजन होगा। पहला विभाजन जो है ना बाबू वो कोशिका विभाजन हो जाएगा, मतलब पूरा। लेकिन उसमें ऐसा होगा कि एक कोशिका तो बन जाएगी बड़ी और एक बन जाएगी छोटी, थोड़ा इक्वल नहीं हुआ, अनइक्वल हो गया। ठीक है, इसके बाद पहले सूत्री विभाजन के बाद, पहले में तो कोशिका विभाजन भी हो गया, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपका फिर से वही चल पड़ेगा। कौन सा? जिसमें केवल केंद्रक विभाजन होते हैं। यहाँ भी लगातार केंद्रक विभाजन चल जाएगा और यहाँ भी लगातार केंद्रक विभाजन चल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, बाद में जा कर के बहुत सारे केंद्रक तो इसमें बन जाएंगे ऊपर वाले में, और सारे केंद्रक जो है ऊपर वाले के भी आपके किनारों पर जाकर लग जाएंगे इस तरह से। शुरू में तो ये भी केंद्रकीय रहेगी, ये वाली, समझ आई ना बात में। फिर इधर भी आपके बहुत सारे केंद्रक हो जाएंगे दुनिया भर के। ठीक है, और बस यहाँ ध्यान रखना, लगातार बस केंद्रक विभाजन चलता रहता है, उसके बाद भित्ति का निर्माण नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये आपका हेलोबियल टाइप के एंडोस्पर्म है जो कि आपकी एरीमूरस में मिलती है बेटा, एरीमूरस में मिलती है। ये आपको पढ़ाया नहीं गया ना, आपकी किताब में है ना आप पे आता। आ जाए तो बस पहला ये वाला सवाल आता है, प्रथम कोशिका विभाजन जो है पूरा होता है, उसके बाद केवल केंद्रक विभाजित होते रहते हैं।
ठीक है ना। तो ये था भ्रूण पोष का विकास। अब हम भाई चलते हैं, पढ़ते हैं आपकी किताब में थ्योरी में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है भाई, सबसे पहली लाइन, भ्रूण पोष का विकास भ्रूण विकास के रूप में आगे बढ़ता है। मतलब पहले भ्रूण पोष विकास करते हैं, फिर भ्रूण करता है। प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका बार बार विभाजित होती है तथा एक त्रिगुणित भ्रूण पोष बनाती है। इन ऊतकों की कोशिकाएं संरक्षित खाद्य सामग्री रखती हैं और विकासशील भ्रूण की पोषकता के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये बात आपके पेपर में बोर्ड में भी आ जाता है सवाल ही। फिर लिखा, सर्वाधिक सामान्य प्रकार के प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक नामक भ्रूणकोश विकास उत्तरोत्तर केंद्र की न्यूक्लियर विभाजन से गुजरकर मुक्त न्यूक्ली के रूप में पैदा होता है। मतलब ये कितना टफ लिखना चाह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लिखना चाहते हैं यहाँ पर कि भैया ऐसा है कि सबसे जो कॉमन है वो ये है कि भ्रूणकोश के जो डेवलपमेंट के दौरान लगातार उत्तरोत्तर केंद्र की का मतलब होता है, बाबू इंग्लिश में लिख देता हूँ उसे यहाँ पर, कभी कंफ्यूज ना होना। फ्री न्यूक्लियर क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब ये होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब लगातार केवल केंद्र 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 डिवीजन करते रहे। और फिर ये कह रहे हैं कि भ्रूणकोश के विकास की इस अवस्था को फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं, अर्थात मुक्त केंद्र की भ्रूणकोश कहते हैं। इसके सापेक्ष कोशिका भित्ति की रचना स्थान ले, बाद में इसमें कोशिका भित्ति बनती है और भ्रूणकोश कोशिकीय बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं कोशिकीकरण से मुक्त न्यूक्लियाओं या केंद्रकों की संख्याओं में व्यापक भिन्नता होती है। एक कच्चे नारियल का पानी, जिसे कि आप, ये बहुत आता है नीट में, बहुत ज़्यादा। एक कच्चे नारियल का पानी जिससे आप परिचित हैं और कुछ भी नहीं बल्कि वह मुक्त केंद्र की भ्रूणकोश है, जिससे कि आपके हजारों केंद्रक पाए जाते हैं। और इसके आसपास सफ़ेद गुदा जो वाइट किरणल, ऐसे नीट में आपके पेपर में लिखा भी है, हिंदी में लिख सकते हैं इसको, इंग्लिश में वाइट किरणल, ये लिख देंगे। तो वो जो होता है उसको हम कहते हैं कोशिकीय भ्रूणकोश। ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो यही यहाँ से सवाल पूछा जाता है। आगे जरा सा इन्होंने बताया कि भैया ऐसा है, कुछ आपके ऐसे होते हैं पौधे जिनमें कि आपकी भ्रूणकोश पूरी तरह समाप्त हो जाती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें भ्रूणकोश बाद में बची रह जाती है भ्रूण के निर्माण के बाद भी। तो बीज के परिपक्व होने से पहले, तो ये कह रहे बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणकोश पूरी तरह से विकासशील भ्रूण जैसे मटर, मूंगफली, सेम आदि। ध्यान रखना यार, देखो द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं ना, द्विबीजपत्री पौधों के अंदर तो ऐसा होता है कि भ्रूणकोश खत्म हो जाती है उनके बीज के अंदर, बीज का विकास हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगी। और जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं, गेहूँ वगैरह, गेहूँ, चावल, मक्की, इनमें आपकी बची रह जाती है ज़्यादातर में, ठीक है। लिखा है कि भैया बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणकोश पूरी तरह से विकासशील भ्रूण जैसे मटर, मूंगफली, सेम आदि द्वारा उपभोग कर लिया जाता है या फिर परिपक्व बीज में विद्यमान रहता है। अगर बचा रह जाएगा तो वो अरंडी और नारियल। बेटे ध्यान रखना, अरंडी जिसे आप कहते हो कैस्टर, ये एक एग्जाम्पल है द्विबीजपत्री पौधों का। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। ये अरंडी में द्विबीजपत्री होते हुए भी भ्रूणकोश बची रह जाती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और नारियल तो एक बीजपत्री है ही, उसमें तो होगी। फिर लिखा है कि इससे बीज अंकुरण के समय इस्तेमाल करते हैं बची हुई को। यदि अरंडी, मटर, सेम, मूंगफली आदि के बीज या नारियल के फल को खोलें तो प्रत्येक में भ्रूणकोश को देखें जा करके। गेहूँ में होती है, चावल में भी होती है, मक्का में भी होती है, क्योंकि ये आपके अगुणित हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना होता है। तो भाई ये था हमारा आज की वीडियो का टॉपिक। अच्छा लगा होगा आपको, मुझे पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको अच्छा लगे। और भाई इसी को ध्यान से बार बार पढ़ना। कोई समस्या हो, कोई भी समस्या हो, कमेंट में लिख देना। मतलब कोई समस्या किसी भी टाइम कमेंट आते ही रिप्लाई किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। चाहे कुछ ही हो जाए, बस आपका सिलेक्शन करा के छोड़ना है, बाकी भगवान जाने जो भी होगा। तो आप मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, मतलब कर देना यार, है ना। धन्यवाद होगा बहुत बहुत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट लेकर के, जो कि आपका होगा भ्रूण का डेवलपमेंट। मतलब नेक्स्ट पार्ट में मैं वीडियो को ख़त्म कर दूंगा, चैप्टर को ना। फिर उसके बाद हम कुछ थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं मैं उसको बोर्ड पर लेकर आऊँगा। बोर्ड वाली वीडियो जो आपको देखनी होंगी, जो मैं बोर्ड पर पढ़ाता हूँ, वो आपको कॉन्सेप्ट वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, 12th कॉन्सेप्ट में मिलेंगी। और जो आपको NCERT वाली मिलेंगी वो आपको NCERT की प्लेलिस्ट अलग से चल रही है चैप्टर वाइज, वहाँ पर आप जा करके देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बहुत बहुत आज के लिए, शुक्रिया।